Okay, let me start with the day. Okay, friends. Akhil, can you see the screen? Yes, sir. Okay. तो कल हमने बिलीफ पे बात की थी कि बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हमने अपने बिलीफ्स को चेंज किया, कल हम बात कर रहे थे कि जब हम बिलीफ्स को चेंज करेंगे उसके बाद हम गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे लक्ष्य हम डिसाइड करेंगे, कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए हमारे लाइफ में। और इस विषय पे आज अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसे जानेंगे कि कैसे क्या हम लाइफ में गोल सेटिंग करेंगे। और इस विषय में शायद मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा या शायद जो मैं कहने की कोशिश करूंगा वो शायद नॉर्मल इसमें नहीं होगा, कुछ हटके हो सकता है, प्रोबेबली इट इज डिफरेंट देन प्रोबेबली जो आज तक हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा अलग हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि गोल सेटिंग क्या सर सबको अनम्यूट करिए ना, आवाज बहुत आ रही है। हेलो हाँ प्लीज अनम्यूट एवरीबॉडी। अखिल, कैन यू सर डू दैट? अनम्यूट करिए ना सबको, आवाज। Okay. Now is it fine? Yes, sir. Okay, fine. Chalo, let's start. So these are some of the 4 effective tips which I am trying to give it from my bundle, I can say in that way. This is what I feel that the way effective goal setting can be done. लेकिन इससे पहले मैं एक केस स्टडी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि गोल सेटिंग के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रफली अराउंड, मैं इस केस स्टडी को रेफर करता हूँ, तो 1979 के आसपास एक रिसर्च हुआ था। और उनके यहाँ से जो भी ग्रेजुएट्स हुए हैं तो उस साल में 1979 में, तो उनके ऊपर एक रिसर्च हुआ था। तो ये रिसर्च कुछ इस प्रकार था कि 1979 के बैच में ऑलमोस्ट 83% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास कोई गोल नहीं था अपने जीवन में, लक्ष्य में आगे क्या करेंगे, आगे कैसे वो लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, क्या उनकी प्रोग्रेस होगी, क्या वो चाहते हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा लाइफ, इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं थी। ओके। सेकेंड एक बैच थी जो 14% ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने अपने माइंडसेट में ये गोल बनाए हुए थे कि हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 3% ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने ये पूरे अपने गोल्स को रिटन फॉर्म में दिया था, यानी रिटन फॉर्म में अपने आप रखा था कि मैं आज से 2 साल के बाद इस पोजीशन पे रहूंगा, 5 साल के बाद मेरी ये सैलरी होगी, 10 साल के बाद मेरा ये घर होगा, ये गाड़ी होगी, XYZ। तो उसने वो पैरामीटर्स जिस हिसाब से उसके मन को चाहिए थे या उसके दिमाग को चाहिए थे, उसके फिजिकल बॉडी को चाहिए थे, उस तरह से उसने गोल सेट कर लिए। और ये बैच को फिर से स्टडी किया गया 10 साल के बाद 1989 में। और स्टडी में ये पाया गया कि जो 83% थे जिन्होंने अपना गोल सेट नहीं किया था, उस 83% के सैलरी के तुलना में वो 14% थे जिन्होंने अपने दिमाग में गोल सेट किया था, उनकी सैलरी डबल थी वो 83% के लोगों की। ओके, सो ये 14% जो लोग थे जिन्होंने, या स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने गोल सेट किए थे, लेकिन वो सिर्फ अपने दिमाग में थे, उन्होंने कभी पेपर पे लिखे नहीं थे या कहीं पर सेट फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया अपने आप को। लेकिन उनके एक रफ प्लानिंग होती है जो हमारे दिमाग में हम हमेशा बनाते हैं, तो वैसे ही वो एक प्लानिंग बना के रखी थी उन्होंने। और उस प्लानिंग के हिसाब से वो लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, तो उनकी सैलरी जो थी
वो ऑलमोस्ट डबल थी इन कंपेयर टू द 83% ऑफ द पीपल जिन्होंने कोई गोल ही नहीं लाइफ में सेट किया था। और ये 3% जो थे जिन्होंने अपने गोल्स को रिटन फॉर्म में दिया था या रिटन फॉर्म में अपने आप में रखा था, वो 3% जो स्टूडेंट्स थे या फिर वो जो इंसान थे, तो उनकी जो सैलरी थी वो बाकी 83 प्लस 14 यानी 97% से लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। ओके, तो यानी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ सिर्फ कि समझो 97% लोगों की सैलरी 1 लाख रुपया है, तो ये 3% लोगों की सैलरी जो थी वो 10 लाख रुपए, यानी 10 गुना ज्यादा थी उनकी सैलरी या उनके पर्पस, इनके लाइफ, उनकी मेजरमेंट अगर करते हैं तो उस गोल के हिसाब से। सो ये रिसर्च में पाया गया है। मैं सिर्फ इसको साइंटिफिक बेस देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे बीच में ये क्लैरिटी रहे कि गोल से क्या होता है, और उस हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि गोल सेटिंग क्यों करनी चाहिए और गोल सेटिंग से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक केस स्टडी में प्रेजेंट कर रहा था कि ये हकीकत है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। 1979 में ये रिसर्च किया गया था और ये रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जिन्होंने गोल सेट किए थे, जो रिटन फॉर्म में थे, वो बाकी लोगों से 10 गुना आगे थे जिंदगी में। तो ये रिसर्च के बाद मैं सिर्फ कुछ चंद टिप्स देना चाहता हूँ कि आप गोल कैसे सेट करें जिंदगी में। ओके, सिर्फ ये ब्रीफ टिप्स है जो मेरे तरफ से है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर कोई ऐसे ही करना करेगा या हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए, बट नॉर्मली ये मेथड फॉलो करते हैं तो ये गाइडलाइंस हो सकती है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा जो भी आपके गोल है, ओके, उसे पहले सिलेक्ट कर लो। हमारा मन जो है वो बहुत ही ज्यादा भटकते रहता है। ओके, तो समझ लीजिए कि हमने कोई मूवी देख ली और मूवी में बहुत ही अच्छा कोई तो बॉडी बिल्डर था, तो हमारा दिल करता है बहुत बार कि चलो अच्छी बॉडी हमारी हो जाए, तो हम वो उसका पैशन आ जाता है, नहीं नहीं अभी मेरा गोल रहेगा कि मेरी फिजिक बहुत अच्छी रहेगी। या फिर हमने कहीं पर देख लिया कि अरे यार इसकी फरारी बहुत अच्छी है, तो हमने फिर अपने मन में बना लेते हैं, नहीं 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 मुझे मेरी गाड़ी चाहिए तो मुझे फरारी ही चाहिए। या फिर हमने किसी का घर देख लिया और घर देखने के बाद वो इतना पसंद आ जाता है हमें कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा घर जो हो वो इसके जैसा हो। तो ये हमारी जिंदगी में ये हमेशा जो मन है वो चंचल है, वो यहाँ वहाँ हमेशा भटकते रहता है और वो डिसाइड करते रहता है, नहीं नहीं मेरा ये ऐसा होना चाहिए, मेरे कपड़े जो है इस तरह से होनी चाहिए या मेरी साड़ी जो है उसके जैसे होनी चाहिए। ये हम हमेशा बहुत बार ये कर लेते हैं और अपने आप को डिसाइड करते हैं, नहीं 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 ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, मुझे ऐसे करना है। और ये बहुत सारी चॉइसेस होती है और इस चॉइसेस को हम सिर्फ दिमाग में रखते हैं एक्चुअली, और फिर इसको लिखते भी नहीं है। तो अगर सच में वो हमें चाहिए तो हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ओके, क्योंकि मन तो है वो बहुत ही चंचल है, वो बहुत कुछ मांगते रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या चाहिए। तो ऑलवेज बेटर कि इतने सारे ऑप्शंस में आप अपना आपको क्या चाहिए वो पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए और उसे लिखना ना भूलिए, क्योंकि क्या है कि आप अपने दिमाग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया था, तो शायद हमें बहुत सोचना पड़ेगा, अरे यार लंच में 2 दिन पहले क्या खाया था। ओके, तो अगर दिमाग हमारा 2 दिन पहले का लंच का मेनू याद नहीं रख सकता है, तो शायद इतने सारे डाइवर्जन, इतने सारे बहुत ही अलग अलग अट्रैक्शन में हमने क्या सिलेक्ट किया था ये भी याद रखना मुश्किल है। तो जो भी आप चाहते हो दिल से कि ये मुझे चाहिए या ये मुझे करना है या ये मेरी ख्वाहिश है, तो मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उसे नोट कर लीजिए, पहले इसे कागज पर लिख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए। ओके, क्योंकि आप अपने दिमाग पर ज्यादा भरोसा ना कीजिए, क्योंकि दिमाग जो है वो इतने डाइवर्जन में है कि वो भूल जाएगा विद द टाइम कि मुझे क्या चाहिए था, और फिर वो फिर से अलग से कुछ तो मांगना चालू करेगा। सेकंड ये है कि
जो भी आप गोल सेट करते हो उसे मेजरेबल रखिए। यानी अगर मैं बोलूँ कि मेरा गोल है कि मेरा साल के अंत तक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, अब वो इन्वेस्टमेंट कितना हो, 10 रुपये का हो, ओके, क्वाइट पॉसिबल है कि मैं बोलूँ कि मेरा 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो, तो वो तो नहीं हम चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं समझो, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साल के अंत में एक 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, मेरे बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए कैश में हो, करेक्ट। तो ये हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। अगर मैं ये गोल सेट करता हूँ कि मेरा बॉडी का वजन जो है वो कम हो, साल भर में वो वजन कम हो, लेकिन कितना कम हो, आधा किलो कम हो, 1 किलो कम हो, ये तो हमारा टारगेट नहीं है, ये तो हम नहीं सोच रहे हैं। हमारे दिमाग में वो क्लियर प्लान है कि कितना कम होना चाहिए, कि चलो मेरा वजन जो है पूरे साल के अंत तक मेरा 10 किलो कम हो जाए। क्लियर। तो ये स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, वो मेजरेबल टर्म्स में होना बहुत जरूरी है। सो पहले मैंने क्या कहा कि आप पहले उसे चूज कर लो, सिलेक्ट कर लो कि क्या आपको चाहिए, उसे पेपर पे लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो भी आप गोल सेट करते हो वो मेजरेबल टर्म्स में होना जरूरी है कि उसका मेजरमेंट कितना है, वो कितने क्वांटिटी में है। यानी अगर मुझे पैसे चाहिए तो कितने पैसे चाहिए, ऐसे ना हो कि मुझे 10 रुपए चाहिए, 15 रुपए चाहिए, क्योंकि आपका गोल अचीव भी हो जाएगा लेकिन आपको समझेगा भी नहीं कि आपने टारगेट क्या सेट किया था। तो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप जानिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका मेजरेबल टर्म में क्या है, कि मुझे वजन कम करना है तो मुझे कितने किलो वजन कम करना है, ये भी मेरा गोल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहता हूँ कि आपका जो भी गोल हो, ओके, जिसे हम डोमिनोज इफेक्ट भी कहते हैं, कि आपका कितना भी बड़ा गोल हो तो वो गोल को आप छोटे छोटे पीसेस में उसको अचीवेबल कर सकते हैं या बांट सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि एक ऑफिस में बंदा है, उसका सेल्स का टारगेट है समझ लो साल का 12 लाख रुपए। तो वो कैसे कर सकता है कि इस 12 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए वो हर महीने उसको 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। यानी हर हफ्ते उसे 25,000 का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। जब हम इसे स्लाइस कर लेते हैं तो 7 दिन में 25,000, ओके, तो दिन का 3,000 का टारगेट है। तो हमें वो अचीव करना बहुत आसान लगता है जब हम उसे स्लाइसेस में करते हैं, कि अगर मुझे साल में 12 किलो वजन कम करना है तो मैं क्या करूंगा कि हर महीने मेरा वजन जो है अंदाजन 1 किलो कम होना चाहिए। ये मेरा अगर टारगेट हो जाता है तो मेरे लिए वो आसान है हर महीने 1 किलो कम करना, रादर देन एक साथ 12 किलो कम करना। बहुत ज्यादा लगता है, अरे यार बाप रे, 12 किलो अचानक से बहुत कम हो जाएगा। वैसे ही है कि ये जो दिमाग पे अपने हैं वो प्रेशर नहीं होता है। फिर गोल्स जो ऐसे होने चाहिए जो आपको स्ट्रेच करने चाहिए, लेकिन आपको स्ट्रेस ना करें। यानी आप में वो डर पैदा ना करें, आप में वो एक ऐसे स्ट्रेस फीलिंग्स ना दे कि बाप रे अब कैसे होगा, इसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे। ये जो स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए गोल में। गोल जो भी है वो काफी कुछ आसानी से होना चाहिए, वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच होना चाहिए लेकिन आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट में, ये सिर्फ मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे ब्रीफ पॉइंट है, ये फाइनल सेटिंग्स नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये सिर्फ मैं आपको गाइडलाइंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, ये टिप्स है। नेक्स्ट, ये एक हमें एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्केलेटन होना चाहिए कि हम कैसे गोल सेट करें। नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप गोल रखिए वो रियलिस्टिक गोल हो। यानी फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि मेरे जेब में अब आज के दिन में सिर्फ 1,000 रुपये है और मैं चाहता हूँ कि साल भर में मैं मेरी जो इनकम हो वो मुकेश अंबानी जितनी हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जब हम गोल सेट करेंगे तो मेरा खुद का दिल या खुद का मन या खुद का माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके, और मुझे बोलेगा कि ये बकवास है और मैं उसके ऊपर काम ही नहीं करूंगा क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन मैं ये सेट करता हूँ कि चलो महीने में मेरा फर्स्ट मंथ में जो है वो इनकम जो हो वो एक 25,000 रुपया हो, ओके, तो देन माई माइंड कैन एक्सेप्ट इट। अच्छा ठीक है, महीने में 25,000 क्वाइट पॉसिबल है, तो यानी मुझे दिन का 1,000 रुपया कमाना है, तो महीने में 25,000 रुपया आ जाएगा। तो दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस।
वो आप गोल को रियलिस्टिक टर्म्स में आ जाता है और फिर उसे एक्सेप्टेंस आता है। फिर वो 2 महीने 3 महीने के बाद उसे आप सेट कर सकते हैं कि अब मेरा इनकम जो है महीने का 50,000। तो नाउ पहले आप दिन का 1,000 रुपया कमाने की सोच रहे थे, अभी दिन का आप 2,000 रुपया कमाने की बात कर रहे हो। तो जब हमने दिन में 1,000 रुपया कमा लिया तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, हमें विश्वास बहुत मिल जाता है कि यस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1,000 रुपये कमा लिए हैं। तो आप मुझे 1,000 से 2,000 करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर आपका मन जो है वो आपके विचारों को एक्सेप्ट करने लगता है, वो उससे जेल होने चालू करता है, वो उससे जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो जब हम रियलिस्टिक टारगेट रखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। कि आप जो है वो हमेशा गोल्स को रियलिस्टिक फॉर्म में रखते हैं तो आप वो गोल रिवाइज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसके आगे के साल में आप उससे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप फेल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, फिर हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं लोग और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है कि आपने ये देखा रहेगा कि हमारे देश में समझो आज के दिन में कि 12th के स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत लोग सेट करते हैं। और ये एक तो कहानी जो मैं बता रहा हूँ या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअली रियलिटी है, ये जिंदगी में बहुत बार होता है, हम सब न्यूज में भी देखते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं, और ये लाइफ ऐसे ही है, हो रही है लोगों की। किसी एक स्टूडेंट ने एक लैंडमार्क डिसाइड कर लिया कि मेरे 12th में 98% स्कोर हो, ये गोल मैंने सेट कर लिया। अब वो उस गोल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस गोल पर आगे बढ़ रहा है। वो लड़का बहुत अच्छा उसके लिए एक्शंस भी ले रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, बहुत कुछ मेहनत कर रहा है, और एग्जाम्स भी देने के बाद उसके 96% आते हैं। और वो 96% आए और 98 ना आए, इसीलिए लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। यानी इतने एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं क्योंकि वो इस गोल को बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं और वो लाइफ का पर्पस नहीं जानते हैं। तो कभी भी मैं ये आपको गुजारिश करूंगा कि आप अपने भावनाओं में या अपने अ, बहकावे में ना आए, बिकॉज अगर हम इसे और अलग एंगल से और एक अलग परसेप्शन से देखते हैं तो ये बहुत ही अलग दिखने लगेगा। ये तो ठीक है, जो एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं वो तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन उसके अलावा कितने लोग हैं, ओके जिसमें भी अगर हमारे पूरे देश का अगर एनालिसिस किया जाए तो मेरे ख्याल से एक 1,000 5,000 लोग बच्चे जो है वो इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं और उनको समझ में नहीं आता आगे क्या करना है। लेकिन उससे ज्यादा बहुत स्टूडेंट जो है वो नहीं स्कोर आने की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, ओके और वो डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि उनको लाइफ में आगे कुछ करना ही नहीं है, वो अकेले हो जाते हैं, वो सारी कुछ चीजें छोड़ते हैं। तो इनकी संख्या क्या होगी? इनकी संख्या तो मेरे ख्याल से लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख क्वाइट पॉसिबल है कि बहुत लोग जो है वो इस डिप्रेशन में आ जाते हैं और उस डिप्रेशन से उनके वो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता उनको बहुत बार, और उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लाइफ को एक खेल समझते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी, अगर इतना फिर प्रेशर नहीं आएगा। हम जो गोल सेट करते हैं वो हमें स्ट्रेच करने चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट आज के दिन में बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स इंडिया में है, इसीलिए हम लोग क्रिकेट के बारे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि समझ लीजिए कि ये लाइफ जो है वो एक खेल का मैदान है, क्रिकेट है, और इस खेल में सिर्फ आप ही हो जो बैटिंग कर रहे हो। यहाँ पर कोई फील्डर नहीं है, कोई स्टंप्स नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बॉलिंग कर रही है या आपके ऊपर गेंद जो फेंक रही है वो आपकी लाइफ है। ओके, जैसे ही गेंद आती है, वो गेंद जब आपको फेंकती है तो वो एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है जो हमारे पास आती है। अगर हम उसे ठीक से मार नहीं सकते हैं, उसे ठीक से बल्ला कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो गेंद निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई आउट नहीं है क्योंकि पीछे विकेट नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है। सो हमने शायद वो 12वीं में वो परसेंटेज नहीं आए, इसीलिए हमने शायद लाइफ में कुछ तो मिस किया रहेगा, वो शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमने डिसाइड की थी वो शायद मिस भी हो गई रहेगी। लेकिन सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं आती है जिंदगी में,
बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो शायद उससे अच्छी आएगी, तो हमें वो पिच पे डटा रहना है कि दूसरी गेंद आएगी, जब दूसरी गेंद आएगी यानी दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम तैयार रहेंगे खेलने के लिए। तो ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आते रहती है, हमें कितने बार लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, यानी या अपॉर्चुनिटी में इतना दम नहीं था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज भी कर सकती है। वो ज्यादा बहुत सा अलग एक परसेप्शन लेके आ सकती है, अपने लाइफ को बहुत अलग ढंग से पेश कर सकती है। तो ऑलवेज ये जरूरी है कि आप अपने पीच पे डटे रहें। आप जब तक इस पीच पर है, जब तक आप इस लाइफ में है, तब तक आप आउट नहीं हो सकते हैं, तब तक आप हमेशा खेलते रहेंगे। सो डोंट गेट एवर डिप्रेस्ड और वो सिचुएशन में ना जाए कि मैंने ये गोल अचीव नहीं किया, इसके लिए मेरी लाइफ का पर्पस ही खत्म हो गया, मैं लाइफ में अब कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैंने सबको बोल दिया कि ये मेरा गोल है लेकिन अब मैं नहीं कर पाया, तो वो गिल्ट फीलिंग आना शुरू हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि जस्ट अंडरस्टैंड दिस लाइफ इज नथिंग मोर देन अ गेम। अगर हम इसको क्रिकेट का गेम की तरह जानते हैं कि यहाँ हम ही सिर्फ बैटिंग करने वाली है और लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज देते जाएगा, हम कैसे इस पिच पर खड़े रहते हैं और कैसे हम आगे मुकाबला करते हैं उसके ऊपर है। जब तक आप इस पिच पर है तब तक आप आउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल ही नहीं है कि जहां पर आपने गेंद को छोड़ दिया या गेंद आपके बल्ले के नीचे से गई और आप आउट हो गए। ये रूल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्टंप नहीं है, यहाँ कोई और दूसरा फील्डर ही नहीं है। तो जब तक आप पिच पर है तब तक आप खेलते रहेंगे, तब तक आपको खेलते रहना है। ये अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, आपको इस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करते रहना है। इस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करते रहने से मुझे एक अच्छी सी बात आ गई दिमाग में कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉन्शियस माइंड से आप इसे सोचो, ये सब कॉन्शियस माइंड में आपके थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड है क्या? क्या आप में से कोई जानता है कि ये कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड जो मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या, ये या वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या समझ रहा है, या हम क्या उसे समझ रहे हैं? तो क्या आप पसंद करेंगे इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी शेयर करें या बात करें? अगर लगता है आपको तो डेफिनेटली आप हाथ रेस कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को मैं छेड़ूंगा, वरना आई विल जस्ट मूव अहेड ऑन द अदर टॉपिक। ओके चलो, देयर आर फ्यू पीपल्स हु वांट्स दैट। ओके फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कैसे वो चलता है। तो हम इस बात को देखने के लिए हम एक एक्चुअल वे में इसे देखने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि हम जो मुझे पता है या जो आपको पता है इसे डिस्कस करने की बजाय। क्योंकि जो भी मुझे पता है, जो भी आपको पता है, शायद हमने कहीं पर पढ़ा हुआ है या शायद हमने कहीं पर से जाना हुआ है, कहीं पर से देखा हुआ है। और देखी हुई चीज या जानी हुई चीज जो एक्चुअल फैक्ट से कुछ अलग हो सकती है, वो कुछ अलग तरीके से भी हो सकती है। आपने वो विस्परिंग का ये सुना रहेगा कि मैंने किसी के कान में कुछ विस्पर कर दिया और वो अगर एक ग्राउंड सर्कल में अगर मेरे पास आ रहा है, ओके, तो मैंने अगर बोल दिया कि मैं अच्छा हूँ और वो एक दूसरे से तीसरे से तीसरे से चौथे से ऐसे पूरे लोगों से वो ट्रांसफर होके फिर से जब तक मेरे पास आएगा, शायद मुझे ऐसे समझ में आएगा इससे नालायक इंसान कोई नहीं है। आई होप ये आपको पता है कि कैसे होता है वो, उसे मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, चाइनीज विस्पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये विस्परिंग कैसे होता है? तो विस्परिंग ऐसे होता है, वैसे ही हमारी सोच होती है, वैसे ही हमारी पढ़ाई होती है, जैसे ही हमारी ये जो भी हमने कुछ गैदर किया होता है उस हिसाब से होता है कि हमने थोड़ा सा यहाँ से कुछ समझ लिया है, वहां से कुछ समझ लिया, और फिर हम एक्चुअल मीनिंग जो है वो ऐसे ही कुछ मिक्स करके बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्चुअल वे में इसको समझिए, जैसे दिख रहा है वैसे देखें। फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहा है तो वो अपने विचार या अपने बायस उसमें नहीं लेके आता है। यानी अगर एक कोई साइंटिस्ट है जो शायद कोरोना के वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है, अगर वो बायस्ड हो, उसके अगर विचार बायस्ड हो,
तो वो शायद वो वैक्सीन जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि वो सिर्फ चूहे पे काम करेंगे, इंसान पे नहीं, नेचुरली, क्योंकि उसका बायस जो है वो उस तरफ से फॉर्मूला बना रहा है और वो शायद नहीं आ पाएगा। तो उसमें हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जो रियलिटी है, जो एक्चुअल फैक्ट है, उस हिसाब से वो आगे बढ़े। तो ये एक्चुअल फैक्ट्स क्या होते हैं ये समझते हैं कि एक्चुअली यानी क्या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक क्लासरूम है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में टीचर है और हम सब सारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो वो टीचर के साथ हमारे बीच में से एक लड़का या हमारे बीच में से एक आदमी वो टीचर के बगल में खड़ा रह गया और टीचर और वो, जिससे हम नाम दे देते हैं राजू, चलो राजू टीचर के साथ खड़ा रह गया। अब टीचर कुछ प्रेजेंट कर रही है और राजू भी उसके साथ बात कर रहा है, दोनों भी कुछ बातें कर रहे हैं। तो हमारे बीच में क्या होगा कि हम किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, टीचर को या राजू को? डेफिनेटली हम क्या करते हैं कि टीचर को ज्यादा नॉलेज है, टीचर बहुत टाइम से ये सिखा रही है, बहुत लोग इसे सीख रहे हैं, इतने लोगों को सिखाया है, तो टीचर ही जो है वो करेक्ट होगी। तो हम टीचर के बातों पर ज्यादा फोकस करने चालू होते हैं और राजू को बोलते हैं अरे यार राजू छोड़ ना यार, कहाँ तू यहाँ बीच में फंसा है। तो हम बायस्ड हो जाते हैं। ओके, किसके लिए? वो पर्सन के लिए। उस पर्सन के ऊपर हम बहुत ज्यादा बायस्ड होते हैं। तो हम वो एक्चुअल फैक्ट नहीं देख सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि टीचर ने कह दिया कि एग्जाम्पल कि चांद इधर है। ओके, राइट साइड में टीचर ने कहा चांद इधर है और राजू ने कहा कि लेफ्ट साइड में चांद है। और वो राजू जो है वो बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता नहीं है टीचर के अगेंस्ट में मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो कितने अच्छे से वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो वो राजू ने डर डर के बोला चांद इधर है और टीचर कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि चांद इधर है। तो हम में बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम वो टीचर ने अब इतने साल से वो सिखा रही है, उसे बहुत कुछ पता है, तो हम बायस्ड हो जाते हैं कि टीचर ने जो कहा है वो सही होगा, चांद राइट में ही होगा, लेकिन राजू कह रहा है कि चांद लेफ्ट में है। ओके, तो ये भी एक हमारी बायस्ड वे है कि हम वो नॉलेज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि अरे यार टीचर का नॉलेज बहुत है, टीचर का एक्सपीरियंस बहुत है, तो शायद टीचर ठीक से ही करती रहेगी, तो उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। एंड देन वी गेट इनटू दैट नॉलेज पार्ट ऑफ इट। तो इस तरह से नहीं देखते हैं। अगर हमें सही में एक्चुअल फैक्ट देखना है तो हम क्या करेंगे कि टीचर ने कहा चांद राइट में है, हमने ऊपर देख लिया, अच्छा चांद राइट में है, अरे राइट में तो नहीं है चांद। और फिर राजू के पास देखा कि उस साइड में लेफ्ट में कहा था, लेफ्ट में है, हाँ लेफ्ट में है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि किसने कहा, क्या कहा, कब कहा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द फैक्ट कि फैक्ट क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम वो एक्चुअल में जानने की कोशिश करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, अभी आप आपके मोबाइल या स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आप पल के ब्लिंक कर रहे हैं, आप अपने आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं। ओके, तो ये जो भी हो रहा है नॉर्मली, जो हम आईलिड्स को ब्लिंक करते हैं, अपने आंखों को झपकते हैं, पलक झपकना कहते हैं जिसे हम, ये क्या हो रहा है? कॉन्शियसली हो रहा है या सबकॉन्शियसली हो रहा है? यस, तो ये नॉर्मली सबकॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप पल के झपकाना के ऊपर आप कॉन्शियसली देखो, तो फिर आप उस चीज को कॉन्शियसली अभी काम करना चालू करोगे। तो अभी आप शायद वो पल के पहले ऐसे कभी कभी झपक रही थी, आप चाहे तो कॉन्शियसली उसको कंटिन्यूसली ऐसे 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 झपक सकते हो। ओके, या शायद आप ये भी कर सकते हो कि अभी मैं पल के झपकाऊंगा ही नहीं, अभी मैं सीधा देखूंगा, मेरी पलक झपकेगी नहीं। तो दिस इज द वे, द कॉन्शियस वे, लाइक कि हम कॉन्शियसली करेंगे तब हम अवेयर रहते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल में हो रही थी तो हमें पता भी नहीं था कि वो कंटिन्यूसली पल के हमारे झपक रहे थे। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल और एक चीज देता हूँ कि इट प्रेजेंट मोमेंट में हमारी बॉडी ऐसे बहुत सारे काम, इनफैक्ट 99.9% जो हमारे बॉडी के काम है, इस शरीर के काम है, वो सबकॉन्शियसली हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा कि इस वक्त हमारे ब्रीदिंग चल रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, हम पानी का एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस आर ऑल थिंग्स विच इज हैपनिंग एक्चुअली सबकॉन्शियसली। हम खाना खाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल,
जब हम खाना खाते हैं तो क्या हम कॉन्शियसली ये जानते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, कैसे खाना जा रहा है? जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैंने पिज्जा खाया, उसके साथ मैंने कोका कोला पिया, अब ये दोनों जो है वो मिक्स हो रहे हैं, अब ये दोनों जो है वो एक साथ अंदर मेरे गले से नीचे होते 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 एक साथ वो पचन हो रहे हैं, अब वो उनका पचन हो गया है, अब वो पचन होने के बाद अब वो नहीं नहीं जाने दीजिए, आगे नहीं बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये कितने कॉन्शियसली होता नहीं है। ओके, ये सारी जो चीजें हैं बॉडी में है वो सबकॉन्शियसली होती है। तो हमें अभी ये समझ में आ गया कि कॉन्शियसली क्या होता है और सबकॉन्शियसली क्या होता है, कि बॉडी के बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके हम प्रोसेस हैं, जिनके बारे में हम शायद इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, वो सबकॉन्शियसली बहुत बार सब रोज कंटिन्यूअसली होते ही जा रहा है। लेकिन जब हम वो कॉन्शियसली देखते हैं तब हमें समझ में आता है, जैसे कि मैंने आपको पलक झपकाना कहा, कि जब हम कॉन्शियसली उसके ऊपर देखेंगे तो अब हमें समझ में आ रहा है कि पलक झपकाना क्या होता है और कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो दिस इज हाउ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन। बट यहाँ तक ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब चालू होती है? लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट कब चालू होती है। जब तक मैं कोई चीज कॉन्शियसली कर रहा हूं और वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करती है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो मेरे लिए बहुत आसान होती है। और ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट है या नहीं है? फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो काम करते करते मुझे बीच में कोई ज्यादा गुस्सा नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन नहीं आया, मुझे वो दिक्कत नहीं हुई, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मेरे कॉन्शियस माइंड का काम जो है सबकॉन्शियस माइंड को जेल हो गया है और ये दोनों स्मूथली चल रहे हैं। ओके, इसी को आगे हम लोग अपने गोल सेटिंग्स में करते हैं कि मैंने अपने लाइफ में एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, ये मेरा गोल सेट है। अब ये गोल सेट होने के बाद मेरे माइंड को या मेरे फिजिकल बॉडी को कैसे फील हो रहा है वो आप जानने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, तो कॉन्शियसली आपको एक अलग से फीलिंग आएगी। लेकिन अब जब ये 25 लाख मुझे चाहिए अंत तक, साल के अंत तक, तो उसके लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे। ओके, उसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। जब तक मैं वो प्रोसेस नहीं करता हूँ तब तक मेरे पास ऐसे ही 25 लाख नहीं आएंगे। जब वो आप काम करने की कोशिश करेंगे, जब उसके बारे में सोचेंगे कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे अरे यार जाके कुछ बिजनेस चालू करना पड़ेगा, उसके लिए बिजनेस आइडिया लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वो मार्केट में जाके उससे बेचना पड़ेगा, फिर वहां से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर पैसे कलेक्ट करके फिर उसको सप्लायर को देना पड़ेगा, फिर उसके प्रॉफिट आएंगे। तो जो भी है, जो भी प्रोसेस है, जब वो प्रोसेस आप देखते हैं और वो प्रोसेस के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या फील हो रहा है? ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि वो प्रोसेस जो है वो हमें बहुत बोरिंग लगती है या टायरसम लगती है या फिर वो नहीं अच्छी लगती है। तो वो जो फीलिंग्स है एंड गोल में और वो प्रोसेस के फीलिंग्स में बहुत बार वो गैप हो जाता है, बहुत बार अलग होता है कि हमें जब एंड गोल देखते हैं 25 लाख रुपया, हा 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 बहुत अच्छा लग रहा है, या ग्रेट, दैट इज गिविंग अ जॉय, दैट इज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, दैट इज नॉट गिविंग मी दैट गुड फीलिंग्स, दैट हेल्दी फीलिंग, दैट प्लीजेंट फीलिंग। तो मेरा कभी भी टारगेट अचीव नहीं होगा। Okay, so what I mean to say, there has to be a amalgamation या gelling, या दोनों जो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जब हम दोनों एक साथ उस फील को रखते हैं तभी जाके हमारे गोल्स फाइनली अचीव हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसको और समझने के लिए, कि हम वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत लोग हमारे बीच में हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं, उनको ये पता है कि जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो हमारा गोल क्या होता है कि फाइनल लेवल पे जाना इमीडिएटली नहीं। हमारा गोल क्या होता है जब हम वीडियो गेम लेते हैं तो पहला कि फर्स्ट लेवल हम क्रॉस कर लें। क्लियर? तो हम हमारा गोल सेट कर लेते हैं कि पहला लेवल क्रॉस कर लें। जब हम पहला लेवल खेलने जाते हैं, जैसे ही हम पहला लेवल जीत जाते हैं तो हमें वो बहुत एक अच्छी फील आती है, और वो फील इतनी अच्छी रहती है कि वो कॉन्शियसली हम पहला लेवल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जो होता है सेकेंड अटेम्प्ट में, कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चाहता है कि सेकेंड लेवल खेलते हैं, चलो अभी सेकेंड लेवल, बहुत अच्छा खेला हम लोग ने फर्स्ट लेवल, अभी सेकेंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, सेकेंड लेवल में क्या होता है कि फिर से हम खेलते हैं, अगर वो जीत गया तो वो फीलिंग्स आ जाते हैं, वो
अच्छे केमिकल जो बॉडी में रिलीज होते हैं, उसके लिए वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्व करता है कि हाँ, वो जीत के बाद जो फीलिंग्स है, जीत के बाद जो रिएक्शंस है, उसके लिए वो हमेशा कार्व करता है। तो वो सेकंड लेवल अगर खेलने के बाद फिर से वो थर्ड लेवल के लिए खेलने के लिए जाता है, तो वो फीलिंग्स कब आएंगे? फिर से वो सेकंड लेवल अगर हम खेलेंगे तो वो फीलिंग्स आ सकते हैं, शायद नहीं आएंगे। ओके, वो हमेशा थर्ड लेवल के लिए, वो नेक्स्ट लेवल के लिए एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि तभी वो हमारे अंदर वो फीलिंग्स आएंगे, वो केमिकल्स रिलीज होंगे, जिससे हमें वो बहुत ही अच्छा फील होगा। तो डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थर्ड लेवल पे काम करना चालू करता है, और वो थर्ड लेवल हम जीतते हैं। तो हमें कोशिश कहाँ करते हैं, हम पहला लेवल सिर्फ अपने कॉन्शियसली हम खेलने की कोशिश करते हैं, फिर आगे की जो लेवल्स है वो हमें पता भी नहीं होता है, हम कब स्टार्ट करते हैं और कब उसको जीतते जाते हैं। आपने ये नोटिस किया, लाइफ में ये बहुत बार होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको हम ये रिलेट कर सकते हैं। तो आपका गोल तभी अचीव हो सकता है जब आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही तरह से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों एक ही तरह से उसे फील कर लेते हैं। जहां पर ये दोनों एक जैसा अगर कॉम्बिनेशन हो, जो मेरे कॉन्शियस माइंड को यानी मेरे थॉट्स को जो अच्छा लग रहा है वही मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, तो ही ये पॉसिबल होगा। जब ये दिल और थॉट्स ये दोनों ज्वाइन होंगे, दोनों को अच्छा फील होगा, तो ही आपका गोल अचीव होगा। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, डोंट यू फील दैट कि हम हमेशा हमारे जो दिमाग को अच्छा लगता है वो बहुत बार हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता, कितने बार कि हम वो सोचते रहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हमें क्या करते हैं फिर, हम उस गोल को जो है वो आहिस्ते आहिस्ते स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस करने का रीजन क्या है? जब हम गोल्स को स्लाइस करते हैं, तो जब हम गोल को स्लाइस करते हैं तो हम वो छोटा सा लेवल अचीव जब कर लेते हैं, तो हमें वो खुशी मिलती है, हमें वो फीलिंग्स मिलती है, हमारे अंदर वो केमिकल रिलीज हो जाता है, जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं अगला लेवल खेलने के लिए या अगला काम करने के लिए। जैसे हमने वीडियो गेम में देखा कि अगला लेवल हम खेल रहे थे, वैसे सबकॉन्शियसली फिर वो अपने आप चालू हो जाएगा आपका दूसरे काम करने के लिए, और आहिस्ते आहिस्ते आप आगे बढ़ोगे अपने गोल की तरफ। तो हमेशा ये बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपके जो भी अचीवमेंट्स है वहां पर वो साथ दे। ओके, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो दोनों एक दूसरे को कोहेरेंस में रहें, एक दूसरे के साथ रहें, तो ही आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर पाओगे, कोई भी चीज आपके लाइफ में अचीव कर पाओगे। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों साथ में नहीं चलेगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। अब ये कॉन्शियस माइंड क्या है? ये मेरे विचार है। जब तक मेरे विचार जो मेरे दिल के थॉट्स है या दिल से जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसके साथ एमलगमेट नहीं होते, एक साथ नहीं होते, तब तक मैं जो मुझे चाहिए, जो मुझे टारगेट रखा है कि 25 लाख आने चाहिए, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर हम इसे साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं, तो जो थॉट्स है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। ओके, तो हमारा दिमाग जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूनिवर्स में भेजता है, और जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, बेसिकली वो एक मैग्नेटिक है। हम दिल से सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिल है हमारा प्यार का सिंबल है, जहां हमें सभी से अट्रैक्शन हो जाता है, हम किसी को भी खींच लेते हैं। तो जो दिमाग है या थॉट्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल है, और जो हमारा दिल है वो मैग्नेटिक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो ये दिमाग जो है, थॉट्स है, वो यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स भेजते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल वेव्स को अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो जैसे ही कुछ अट्रैक्ट होता है, उसी लेवल के कोई फ्रीक्वेंसी के हमें सिग्नल्स मिलते हैं, तो हमारा दिल जो है वो उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, उसे खींचना चालू करता है। अब ये जब खींचना चालू करता है, तब वो एक्चुअल रियलिटी में होता है। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी है कि आप अपने जो भी थॉट्स है वो आप यूनिवर्स में भेजें, और आपका दिल वो इक्विवेलेंट थॉट्स जहां पर भी मिलेंगे उसे वो अट्रैक्ट करना जरूरी है। सो दिस गोज इन हैंड कि आपका दिल और दिमाग दोनों साथ में रहेगा, तभी जाके आप जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि थॉट्स प्लस इमोशन इज इक्वल टू फिजिकल चेंज। जब थॉट्स हैं, जो आपका दिमाग है, ओके, जहां पर आपके विचार है, आपने सोच लिया, आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन उसके बाद आपका दिल जो है वो उस प्रोसेस को कैसे फील कर रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। जब ये दिल भी उस प्रोसेस को अगर अच्छे से फील करता है, उसी तरह से फील करता है, तभी जाके आप वो फिजिकल चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये दिल और दिमाग जो है वो दोनों, इसीलिए हम कहते हैं कि दिल और दिमाग से काम कीजिए।
तो दिल और दिमाग से काम कीजिए, ये कहने का रीजन ये है कि तभी आप इस लाइफ में बहुत कुछ फिजिकल चेंज लेके आ सकते हैं। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है वो तभी पॉसिबल होगा जब हम दिल और दिमाग से काम करेंगे। क्लियर? सो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर कि ये दिल और दिमाग क्या होता है, ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और आज के बाद हमें जो भी कुछ चाहिए उसके लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का साथ जरूरी है। अगर हमारे दिमाग ने कहा कि ये चाहिए लेकिन हमारा दिल नहीं कहता है कि वो हमें चाहिए, तो हम उस चीज को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जस्ट मेक अ पॉइंट ऑफ दैट कि हमारा दिल ने अगर नहीं चाहा तो हम कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे गोल्स क्या होने चाहिए इसके ऊपर से। ओके, तो एक जेन ट्रेडिशन जो जापान में बुद्धिज्म को हम जेन कहते हैं, तो जेन ट्रेडिशन में कुछ मोमेंट्स है जिसे हम कहते हैं केंशो मोमेंट्स और सटोरी मोमेंट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ ताकि हमें भी ये ट्रेडिशन अलग अलग समझ में आए और ये कैसे क्या होता है ये भी समझ में आए, और ये गोल सेटिंग या मैनिफेस्टेशंस के लिए कैसे काम भी आ सकते हैं या क्या होता है। तो केंशो मोमेंट जो होता है कि जहां पर आप बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन बहुत दर्द भरे या बहुत ही पेनफुल वे में सीखते हैं, तो तभी आपको ये केंशो मोमेंट समझ में आते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब मैं बिजनेस में पैसे अपने लॉस करता हूँ, ओके, तो मुझे क्या फील होगा? मुझे बहुत दुख होगा कि मैंने बिजनेस में मेरे बहुत पैसे चले गए। लेकिन उससे मुझे सीख क्या मिली, मुझे क्या समझ में आया कि बिजनेस कैसा किया जाता है, जो मैंने मिस्टेक किया है वो लाइफ में आगे में मैं वो करूंगा नहीं। और इसके बाद मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है। या फिर मैं किसी जॉब में हूँ और मैं बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ उस जॉब में, और बहुत ही एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि मुझे बहुत एम्बिशन है, मुझे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे बहुत चला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पूरी फिजिकल एनर्जी वहां पर लगा देता हूँ, और ज्यादा मैं काम करने लगता हूँ तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। ओके, अगर मैं बीमार होता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है उस रेस्टिंग पीरियड में, तो मेरा क्या हो गया कि मेरा जो एम्बिशन था, मेरा जो टारगेट था वो तो अचीव नहीं होगा। डेफिनेटली वो मुझे पेनफुल मोमेंट रहेगा मेरे लिए। वो मेरा परफॉर्मेंस जो भी रिलेटेड इंसेंटिव्स है वो भी चले जाएंगे। लेकिन जब मैं बीमार रहूंगा तब मुझे ये समझ में आ जाएगा उसके बाद कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है, मुझे अपने बॉडी के ऊपर भी उतना ध्यान देना जरूरी है, और उसके बाद मेरी फिजिकल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। तो दिस इज व्हाट ए केंशो मोमेंट कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा ग्रोथ समझने के लिए आपको कुछ बुरे वक्त से जाना पड़ता है। तो बहुत बार आपने देखा रहेगा कि बहुत लोगों ये कहते हैं कि मेरा बहुत बुरा वक्त था, उसके बाद मेरा वक्त बहुत अच्छा हो गया। तो ये केंशो मोमेंट्स हमेशा लाइफ में होते हैं बहुत बार। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो सीख होती है वो कितने बार हमें दर्द के बाद वो हमें सीख मिलती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ केंशो मोमेंट। और सटोरी मोमेंट क्या होता है? सटोरी मोमेंट वो हो जाता है कि आप किसी नेचर में बैठे हों या कहीं पर अकेले में बैठे हों और अचानक से आप में कुछ इंट्यूशन आ जाता है, इंसाइट आ जाता है, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है, और वो बहुत कुछ सिखा जाता है आपको, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप किसी सत्संग में हो, किस मेडिटेशन प्रोग्राम में हो, या किसी ऐसे अच्छे पुस्तक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, और अचानक से कुछ कंसेप्ट आपको इतने अच्छे लगते हैं, वो विजडम आप में इतना अच्छे से आ जाता है कि आप जिस लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे उसका एक सोल्यूशन मिल जाता है अचानक से। तो दिस इज जस्ट लाइक अ स्पार्क, अचानक से हो जाता है और आपको वो खुशी मिल जाती है। तो ये जो भी है नॉर्मली, या आप रिट्रीट में जाते हो या आप किसी अच्छे फंक्शन में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, कहीं पर भी ये होता है, लेकिन ये बहुत रेयर ऑकरेंस होता है। सटोरी मूवमेंट इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं जितना केंशो मूवमेंट्स होता है। केंशो मूवमेंट से इन्हें आपको दर्द मिलता है, दर्द के बाद आपको कुछ लेसन मिलता है और उस लेसन से आपकी ग्रोथ होती है। तो ये लाइफ में हमेशा होते रहता है, केंशो मूवमेंट्स और सटोरी मूवमेंट। ये ज़ेन ट्रेडिशन में इसे बहुत अच्छे से कहा गया है, इसे एक्सप्लेन किया गया है, इसे हम समझ रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जब भी गोल सेटिंग करें, हम जब भी अपने लाइफ को डिजाइन करें, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम इस चक्कर में ना पड़े। ओके, कि लाइफ में कब पेन हो रहा है फिर मैं कुछ आगे बढ़ूं, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तब मैं आगे बढ़ूं। रादर देन दैट हम इस बात पे ज्यादा फोकस करेंगे कि लाइफ हमारी जो है वो बहुत ही सटोरी मोमेंट की तरह हो, अचानक से हमारे
दिमाग में कुछ तो अच्छा सा आइडिया आ जाए और हमारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो। और ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है जब हम मेडिटेशन करते हैं। और इसीलिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बीच में ये मोमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत हो जाती है, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी मैच करते हैं। तो इसीलिए हमारा माइंड जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। वो बहुत ही आइडियाज जो है वो बहुत ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने चाहिए। कि हम जब माइंड में क्लटर करते हैं बहुत सारे आइडियाज को, तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमें समझने के लिए कि हमें क्या एक्चुअली चाहिए था। कि अगर मैं सोच लूं कि मुझे 25 लाख चाहिए, तो फिर मैं ये बोलूंगा अरे यार 25 लाख चाहिए, लेकिन वो 25 लाख मुझे 5-5 लाख के हिसाब से मिलने चाहिए, या फिर एक साथ मुझे 25 लाख मिले, या फिर मुझे 10 लाख अभी चाहिए और फिर बाकी के 15 लाख बाद में आएंगे तो भी चलेगा। तो हम जब ये क्लटर कर लेते हैं माइंड के अंदर, बहुत सारे थॉट्स डाल लेते हैं, तो वो हमें वो अचानक से मिलने वाली मोमेंट्स है, वो अचानक से मिलने वाली आइडियाज है, वो मिलती नहीं है। जब हम माइंड को बहुत ही क्लैरिटी से अपने थॉट्स के ऊपर काम करेंगे, तो हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम ये पॉसिबल कर सकते हैं कि ये हो पाएगा। तो वी हैव टू वर्क आउट ऑन दैट एंड फाइंड इट आउट कि ये कैसे क्या पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो ये सटोरी मूवमेंट और केंशो मूवमेंट के बारे में हमने जाना कि कैसे क्या पॉसिबल है। और मैं चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे जो लोग हैं कि वो बीमार गिरने के बाद लाइफ में वो चीज अचीव करने से पहले ही वो काम करना चालू करें। ओके, कि अगर मुझे दर्द होगा तब मैं उसके ऊपर काम करूंगा, तब मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। ये ना होते हुए कि मुझे दर्द नहीं है, अब मैं बहुत ही अच्छे मोमेंट में हूँ, जब मैं अब बहुत ही हेल्दी वे में हूँ, तभी मैं लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो दैट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आगे की जो बातें हैं वो हम फिर कल समझते हैं कि कैसे क्या हम लाइफ को डिजाइन करेंगे, कैसे क्या हम अपने गोल्स को सेट करेंगे, किस एरिया में हम फोकस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इट टुमारो। आज हम इस यहीं पे खत्म करके हम मेडिटेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी कैन एंजॉय वॉट एवर वी हैव लर्न टुडे और उसका पूरा आनंद लेंगे। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से जो भी है जिन्होंने चश्मा पहना है वो अपने चश्मे निकाल लें और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। अपने आप को बहुत